रात में 3 बजे नायब सूबेदार बाना सिंह को एक सपना आता है। उस सपने में उन्हें गुरु गोविंद सिंह दिखाई देते हैं। अप्रैल 1987 को सियाचिन की सोनम पोस्ट पे अचानक से बमबारी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि एक्चुअली पाकिस्तान ने सियाचिन की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ से और लगभग सारी जो 36 पोस्ट हैं सियाचिन की वो सब उसकी रेंज में आती हैं। यहाँ तक कि जो सियाचिन को एक्सेस करने वाले जो रास्ते होते हैं वो भी उसकी रेंज में आ गए। पाकिस्तानियों ने इस चोटी का नाम रखा क़याद पोस्ट, जो कि कायदे आज़म जिन्ना के नाम पर रखा गया था। सियाचिन के बारे में से आप जानते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर लगभग -35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और दिन में थोड़ा बेहतर होता है लेकिन रात में बहुत ठंडा हो जाता है। यानी कि वहाँ पे गोलियाँ चलाने के लिए गन के नीचे उस समय 1980s में एक स्टोव रखना पड़ता था। क़याद पोस्ट से चल रही गोलियों का जवाब देना लगभग नामुमकिन हो रखा था क्योंकि हम उनकी रेंज में थे और वो हमारी रेंज में नहीं थे। ऐसे में ये मिशन कुर्बानियाँ मांग रहा था और लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनके साथ में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 8 जवान पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जब वो लगभग 30 मीटर की डिस्टेंस पर इस चोटी से पहुंच जाते हैं तब उनको स्पॉट कर लिया जाता है। उनके ऊपर हमला होता है और राजीव पांडे और उनके साथ में 7 बाकी सैनिक मारे जाते हैं। हवलदार मुल्क राज सिर्फ अकेले होते हैं जो इस हमले में बच पाते हैं। वो नीचे आके पूरी वीर गाथा सुनाते हैं कि कैसे इन लोगों ने कुर्बानियाँ की। राजीव पांडे और उनके साथ के सैनिक रस्सी से उन्होंने एक रास्ता बनाया था और उसको कॉन्स्टेंटली नेल करते हुए ऊपर तक लेके गए थे। यानी कि उन्होंने आने वाले अगले जो सैनिक थे जो अगले अटैक करते उनके लिए उन्होंने एक रास्ता पेव कर दिया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। सियाचिन पे भारत के कब्जे के बाद यानी 1984 के बाद ये लगभग सबसे बड़ी दुर्घटना भारतीय सेना के साथ में हुई, जिसमें 8 लोगों की शहीदी हुई। 23 जून 1987 को मेजर वीरेंद्र सिंह अपने साथ 2 टुकड़ियां लेकर फिर से चढ़ाई करने जाते हैं। दुश्मन चौकन्ना बैठा हुआ होता है और वो रास्ते में आ रही वीरेंद्र सिंह की टीम को ये लोग स्पॉट कर लेते हैं और उनके ऊपर फिर से अटैक करते हैं। काउंटर अटैक करते समय सेम प्रॉब्लम, ये लोग गोली नहीं चला सकते तो दे विल हैव टू रिट्रीट बैक। आखिर में तीसरे दिन नायब सूबेदार बाना सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सूबेदार थे, उन पर एक टुकड़ी के साथ में अटैक करने का जिम्मा सौंपा जाता है। बाना सिंह कश्मीर में ही पले बड़े थे, उनको लगभग यहाँ के टेरेन की एक अच्छी जानकारी थी। डिसाइड ये हुआ कि 26 जून 1987 को दिन में अपनी टुकड़ी के साथ में अटैक करेंगे, जिनके पास 4 लोग थे। लेकिन रात में 3 बजे नायब सूबेदार बाना सिंह को एक सपना आता है। उस सपने में उन्हें गुरु गोविंद सिंह दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद सिंह उनको बोलते हैं, बाना तुम एक सच्चे सिपाही हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए। इस सपने से बाना सिंह की नींद खुलती है। वो जो काम उन्हें दिन में करना था वो उसी समय पाँव फटने से पहले ही उठ खड़े होते हैं और वो सीधा पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगते हैं। उनके बाकी साथी सैनिक उनको रोकते भी हैं, लेकिन वो बाना सिंह के अंदर इतना साहस और इतनी ऊर्जा उनके अंदर भर जाती है उस सपना देखने के बाद, उनको लगता है कि ये गुरु गोविंद सिंह ने उनको आज्ञा दी है ऐसा करने की। और वो 500 मीटर ऊंची पहाड़ी को रात के अंधेरे में ही उस रस्सी के सहारे, जो कि राजीव पांडे और उनके साथी सैनिक छोड़ के गए थे, उसके सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वो समय था जब लगभग सारे पाकिस्तानी सैनिक थक के रात भर की ड्यूटी करने के बाद वो अपने बंकर में जाके सो गए होते हैं और कुछ सैनिक बाहर भी होते हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह के पास में एक ग्रेनेड होता है, वो बंकर में ग्रेनेड खोल के बंकर में ग्रेनेड डालते हैं। ग्रेनेड फटता है, हाहाकार मचती है और लगभग सारे सैनिक वहाँ पे अंदर ढेर हो जाते हैं। बंकर के धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के जो सैनिक जो बाकी जगह पर पहरा दे रहे होते हैं वो दौड़ के इस तरफ आते हैं, लेकिन बाना सिंह इतने जोश में और इतने जोशो खरोश के साथ में वो आए होते हैं पहाड़ी के ऊपर कि वो हत्ते हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ना जाने कितने सैनिकों को मार के गिरा देते हैं और कुछ को पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं। तब तक पीछे से उनकी टुकड़ी के 4 और सैनिक ऊपर आ जाते हैं और उस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जो लगभग आधे घंटे चलता है, इंडियन आर्मी के 5 जवान पाकिस्तान की एक पूरी टुकड़ी के ऊपर ओवर पार कर देते हैं और सुबह होने से पहले वो पाकिस्तान का झंडा उतार कर वहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा फहरा देते हैं। वो जगह जिस पर पाकिस्तान ने एक अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी, उसको ये वीर जवान कितने अदम्य साहस के साथ में छुड़ा के लाते हैं।
यहाँ तक कि जितने सैनिक मारे गए होते हैं उनको ये धीमे धीमे करके नीचे उतारते हैं और उन सारी सैनिकों को पाकिस्तान आर्मी को ससम्मान वापस सौंप दिया जाता है। इतनी बड़ी वीरता की कहानी होने के बाद नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र की घोषणा उनके नाम पर की जाती है। ये भारत के इतिहास में सबसे पहला परमवीर चक्र होता है जो किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। इसके पहले साहसिक कार्य करते हुए किसी भी संघर्ष में मारे गए सैनिकों को ही परमवीर चक्र मिलता था। ये पहला ऐसा परमवीर चक्र था जो एक लिविंग व्यक्ति को दिया गया। और साथ ही साथ क़याद पोस्ट का, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था, जिस पोस्ट को, उसका नाम बदलकर बाना टॉप रख दिया जाता है। पर यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। बाना सिंह ISI की हिटलिस्ट पर थे। उनको कभी भी मार गिराया जा सकता था क्योंकि एक अकेले आदमी ने उनकी इतने बड़े कब्जे को छुड़ा दिया था। जब भारतीय सैनिकों का मेहनताना लगभग 3000 रुपए के आसपास होता था, तो बाना सिंह को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सिर्फ 150 रुपए देती थी पर मंथ। और इस बात से वो इतना आहत थे क्योंकि वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको कहीं जाने नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज। और उनको इतनी छोटी अमाउंट देकर मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ह्यूमिलेट कर रही थी। ह्यूमिलेशन का कारण आपको पता है क्यों करना, उनके उस वक्त की गवर्नमेंट के जो अपने पाकिस्तान के साथ में जो संबंध थे उसकी वजह से वो उनको इस तरह से ट्रीट करते थे। बाना सिंह बहुत समय तक इस बात को खून के घूंट की तरह पीते रहे, बट बाद में उनको जब बहुत ज़्यादा गुर्बत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने फिर इस बात को ले जाकर भारतीय सरकार की तरफ ये बात रखने की कोशिश की। और एक दिन उन्होंने निराश होकर अपना परमवीर चक्र वापस कर दिया। जब ये वापस करने की खबर फैलती है पूरे देश में तो हड़कंप मच जाता है और आसपास की बहुत सारी सरकारें, पंजाब की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, बहुत सारी सरकारें उनके नाम पर बड़े बड़े पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। और इस तरह से उनको एक 10 साल के संघर्ष के बाद अपनी सैलरी का एक उनको उसका कंपनसेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट हैं। इसमें बहुत बड़ी वीरता की गाथा है। एक सैनिक के उसका जो विश्वास अपने देश और अपनी सरकार और अपने सेना के प्रति होता है उससे लगभग टूट जाने तक की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने लिविंग परमवीर चक्र दिया पर वो इतनी बड़ी गुर्बत, इतनी छोटी सी सैलरी पर उसको रखा जाता है। देश की सुरक्षा, देश के ज़मीन टुकड़े के लिए कितनी कुर्बानियाँ लोग देते हैं, इसकी कहानी है। मुझे लगता है ये कहानी फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ इमोशंस, गुरु गोविंद सिंह के उनके सपने में आना, ऐसी सारी चीज़ें इस कहानी के अंदर हैं जिस पर एक फिल्म ज़रूर बनाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको क्या लगता है? आप नीचे अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।